मध्यकालीन इतिहास में हम आपके बीच उपस्थित हैं सल्तनत काल की कहानी के साथ। सल्तनत काल में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना था और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बारे में आज कहानी आगे बढ़ती है। जैसा हम जानते हैं, बामियान के अभियान में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। उसका अंतिम अभियान जीवन का बामियान का अभियान था और अपने जिंदा रहते इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी की जब बात की, यानी जब कभी इसका जिक्र करता था तो अपने बेटे के बजाय वो अपनी बेटी का नाम लेता था और रजिया को अपना उत्तराधिकारी समझता था और रजिया में अपने बेटे से ज्यादा योग्यता को देखता था। परंतु अचानक उसकी मौत होती है और उसकी मौत के बाद कुछ जो उसके अमीर सब थे, उन अमीरों ने मिलकर रजिया की जगह सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया, अर्थात सुल्तान बन जाता है सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज। तो दरअसल एक तुर्क दासी का पुत्र था शाह तुर्कान का। इसकी मां शाह तुर्कान एक तुर्क दासी थी, जिसके साथ अब इल्तुतमिश ने वैद्य या अवैध, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसका वैद्य पुत्र भी नहीं था। तो जो भी हो, शाह तुर्कान का पुत्र था। सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ जाता है। बहुत विलासी व्यक्ति था और भोग विलास में लगे रहने के कारण उसके लिए जो धन की जरूरत होती थी, इसके कारण वह अपने जनता पर बड़ा अत्याचार करता था, अन्याय करता था। इतिहासकार ने सल्तनत काल के इस शासक को एक खास नाम से नवाजा है और वो नाम है विलास प्रेमी जीव। तो विलास प्रेमी जीव था और जब इसके शासन की इल्तुतमिश की मौत के बाद 1236 ईस्वी में यह शासन करना शुरू करता है और अपनी मां के साथ मिलकर जनता पर बहुत बड़ा अन्याय करता रहता है। ऐसी स्थिति में रजिया को ऐसा लगा कि अपने पिता की इस सल्तनत को संभालना, उसकी जनता पर हो रहे अत्याचार को देखकर मौन रह जाना एक बेटी के लिए शोभा नहीं देता है और वह लाल वस्त्र धारण कर वो बाहर निकलती है। न्याय की मांग उस समय लाल वस्त्र धारण करके किया जाता था और वो बाहर निकल करके आम जनता से अपील करती है कि सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी मां शाह तुर्कान के अन्यायों से जनता को कैसे हम आज़ाद करा सकते हैं, संघर्ष करने के लिए कहती हो जनता को। और शाह तुर्कान के विरुद्ध अभियान चलता है। अंततः क्या होता है कि उसकी हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान उसके बाद जो है सो बैठती है गद्दी पर। अर्थात कि जनता के सामने जब वो उपस्थित हुई, जनता से विद्रोह की मांग की, जनता का समर्थन मिलता है और अंत में वह शाह तुर्कान और फिरोज से दिल्ली सल्तनत को मुक्त कराने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से महज 7 महीना का शासन रहा सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज का। फिर दिल्ली की गद्दी पर पदासीन होती है, दिल्ली की गद्दी पर बैठती है सल्तनत काल की एकमात्र सुल्ताना, यानी सुल्तान नहीं, सुल्ताना कह ले। सुल्ताना कौन? रजिया बेगम। रजिया बेगम 1236 ईस्वी में गद्दी संभालती है। जिस समय वो गद्दी संभालते हैं तो आसान नहीं था, क्योंकि उस युग में और इस्लाम में जहाँ की नारियों के उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी तब भी और अब भी, तो उस स्थिति में रजिया का ये राह बहुत मुश्किलाहट से भरा हुआ था। कई ऐसे अमीर थे जो उसके विरोधी थे। जो विरोधी तुर्क अमीर थे उनमें मुख्य रूप से निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, मलिक इजुद्दीन कबीर खां एवं मलिक इजुद्दीन सलारी थे। इनमें से कबीर खां और सलारी को कूटनीति का सहारा लेती है रजिया और अपने में मिला लेती है। और इस प्रकार से एक बार और ध्यान में रखना है कि कबीर खां उन दिनों लाहौर का गवर्नर था और पहला व्यक्ति, पहला अमीर जिसने कि रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया, रजिया के विरुद्ध आवाज उठाया, वो कबीर खान ही था। लेकिन अपनी कूटनीति का सहारा लेकर वे उसको अपने में मिला लेती है। रजिया ने हर संभव कोशिश की कि अपने ऊपर जो एक छाप लगा है
महिला का, उससे अपने को मुक्त करने की, और जब दरबार में पहुंचती थी तो वो बुर्का में, पर्दा प्रथा जो स्त्रियों में है, खास के में इस्लाम धर्म में बुर्का का इस्तेमाल होता है, चेहरा ढक कर रखा जाता है, तो ऐसा वो नहीं करती थी और पुरुष की तरह कूबा, कोट जिसे कहते हैं, और कुलाह, टोपी पहनकर राज दरबार में खुले चेहरे के साथ जाने लगे। ध्यान में रखना है मुझे इस दोनों नामों को बहुत ध्यान में रखना है, कूबा और कुलाह। कुबा कहा जाता था कोट को और कुलाह कहा जाता है, टोपी को कहा जाता था। राज दरबार में पहुंचती थी। जलालुद्दीन याकूत जब रजिया घोड़ों पर बैठती थी तो उसको सहारा देने का कार्य करता था। इतिहासकारों में से बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जिनका ये मानना है कि जलालुद्दीन याकूत के साथ रजिया के अवैध प्रेम संबंध थे, लेकिन इस संदर्भ में बहुत जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनको ये नहीं मानते हैं, और जो इतिहासकार ने खास रूप से इस बात को जोर दे दिया जिसमें वो था ईसावी का मानना था कि जलालुद्दीन याकूत के साथ रजिया के अवैध प्रेम थे। हालांकि रजिया ने आरंभ में अपने कूटनीति की सहायता से और अपने साहस से, अपनी योग्यता से विरोध को, विद्रोह को दबाने में सफलता पाई, परंतु 1240 ईस्वी में तबर हिंद के अख्तादार अल्तुनिया द्वारा जो विद्रोह किया गया उसको दबाने के लिए जब वो चाहती है, उसे कुचलने के लिए रजिया जब पहुंचती है तबर हिंद की ओर, तो वही रास्ते में तुर्क अमीरों ने इसके जलालुद्दीन याकूत जो इसके समझे कि बहुत विश्वासभाजक था, उसको बंदी बना लेता है, उसकी हत्या कर देता है और रजिया को बंदी बना लिया जाता है। इससे पीछे रजिया ने हर संभव कोशिश की कि जो उसके मंत्रिमंडल में है, जो उसके करीबी लोग हैं, उनको भी उनके मंत्रिमंडल में रखा जाए। इसकी हर संभव कोशिश की, यानी प्रशासन को अपने पकड़ में रखने की कोशिश की रजिया ने, और बहुत हद तक उसमें सफलता मिली। लेकिन जब याकूत को बंदी बना लिया, की हत्या कर दी गई, रजिया को बंदी बना लिया गया, तो रजिया के सामने प्रॉब्लम थी कि अब वो आगे क्या कर सकती। उस स्थिति में भी वो कूटनीति का सहारा लेती है। उधर क्या होता है रजिया के साथ, इससे पहले दिल्ली की गद्दी पर क्या होता है कि दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को अमीर तुर्कों ने गद्दी पर बैठा दिया। इस तरह से देखिए, रजिया बंदी है और बहराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है। रजिया ने बहराम शाह के विरुद्ध भी अभियान चलाने के लिए जिसके विरुद्ध अभियान में वह बंदी बनी थी, अल्तुनिया से विवाह किया, अल्तुनिया से निकाह किया, कूटनीति का सहारा ली कि अल्तुनिया की सहायता से हम बहराम शाह के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, बहराम शाह को गद्दी से हटाएंगे। तो इस तरीके से रजिया की दोबारा कोशिश होती है दिल्ली की गद्दी को दोबारा प्राप्त करने की, लेकिन अल्तुनिया और रजिया के द्वारा किए गए ये प्रयास असफल होते हैं और कैथल के निकट, कैथल का युद्ध कह रहे, कैथल के निकट बहराम शाह ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या करवा दिया कुछ लुटेरे द्वारा, डकैतों द्वारा। कहा जाता है कि हिंदू तथाकथित जो पैसा पर जो हत्या आज भी करते, तो पैसे पर उन्होंने हिंदू डकैतों को रजिया और अल्तुनिया को मारने की सुपारी दी और बहराम शाह के इस षड्यंत्र में रजिया और अल्तुनिया फंस जाती हैं और अंततः उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका का अंत हो जाता है शासन का। बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अगर रजिया में कोई प्रॉब्लम था, अगर रजिया में कुछ कमी थी, तो बस एक कमी थी कि वह एक महिला थी। अगर वो महिला नहीं होती तो वह शायद सल्तनत काल के महान मुस्लिम शासकों में से एक होती, अर्थात उसमें शासक के तमाम गुण भरे थे, सिवाय इसके कि वो एक महिला थी और महिला होने की कमजोरी के अलावा उसमें विशेष कोई कमजोरी नहीं थी। हम सल्तनत काल में जो प्रमुख शासक हुए और उनकी जो कहानी है, इसके साथ आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।